अचानक उसे एक तरफ से रोशनी की किरणें नजर आईं। उसने देखा तो वो एक थैला था। उसने जब थैला उठाकर बाहर निकाला, जो एक गद्दी के नीचे था, तो रिपुंजल का ताज उसके हाथ में आ गया। ये शुआएं उसी ताज में से निकल रही थीं। रिपुंजल का ताज पहचानते ही ताज उसके हाथ से छूट गया। फिर उसने थैले के अंदर देखा तो उसे एक इश्तिहार वाला कागज़ मिला, जिस पर फ्लिन राइडर की तस्वीर छपी थी और नीचे लिखा था कि ये चोर है और इसको पकड़वाने वाले को इनाम दिया जाएगा। तस्वीर देखकर जादूगरनी समझ गई कि रिपुंजल के गायब होने में इसी का हाथ है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दराज खोली और उसमें से एक खंजर निकाल लिया। उधर रिपुंजल फ्लिन के साथ चली जा रही थी। फ्लिन उसे लिए एक सराय तक पहुंचा। उसने रिपुंजल को बताया कि ये सराय बहुत अच्छी है और यहाँ का खाना बहुत मज़ेदार है। वो दोनों जब अंदर दाखिल हुए तो रिपुंजल इतने सारे इंसानों को देखकर घबरा गई। फ्लिन ने उसे तसल्ली दी कि डरने की ज़रूरत नहीं, मगर फ्लिन खुद ना जानता था कि डरने की ज़रूरत अब उसे है। असल में जो इश्तिहार जादूगरनी को उसके थैले में से मिला था, वो इश्तिहार शाही मुहाफिजों ने जगह जगह लगवा रखा था, जिस पर फ्लिन को पकड़वाने वाले को इनाम देने के बारे में भी लिखा गया था। फ्लिन को देखते ही बहुत सारे लोगों ने पहचान लिया और इनाम के लालच में उन्होंने मिलकर फ्लिन को पकड़ लिया। रिपुंजल चीखने लगी, मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी। उनमें से एक शख्स तो शाही मुहाफिजों को इत्तला देने चला भी गया। रिपुंजल बोली, तुम लोग इसे क्यों पकड़ रहे हो? इसे छोड़ दो। इसी ने मुझे कंदीलें दिखाने के लिए लेकर जाना है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम लोगों में ज़रा भी इंसानियत नहीं? एक शख्स रिपुंजल और फ्लिन को गौर से देख रहा था। उसे ये दोनों बहुत अच्छे लगे थे और उसने उनकी मदद करने का इरादा कर लिया था। इतने में शाही मुहाफिज भी वहां पहुंच गए और सराय में दाखिल हो गए। सराय छोटी थी, ज़्यादा लोगों के होने से एक मजमा सा लग गया, जिसका फ़ायदा उठाकर फ्लिन लोगों के बीच में से निकला और रिपुंजल का हाथ पकड़कर फरार की सोचने लगा। मगर कैसे? अभी वो ये सोच ही रहा था कि वो शख्स आगे बढ़ा और उसने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। फ्लिन और रिपुंजल उसके पीछे चल पड़े। आगे जाकर उसने एक दीवार के पास मौजूद बटन दबाया, जिससे ज़मीन में एक छोटा सा दरवाज़ा खुल गया, जिससे एक रास्ता दिखाई दिया। उसने जल्दी से उन दोनों को जाने के लिए कहा। दोनों उस दरवाजे में दाखिल हुए तो उस शख्स ने झट से बटन दबाकर दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। वो दोनों अब खुफिया दरवाजे में से दाखिल होकर एक सुरंग में मौजूद थे। उन्होंने सुरंग में आगे बढ़ना शुरू किया। रिपुंजल ने पूछा, ये कौन लोग थे और तुम्हें क्यों पकड़ना चाहते थे? मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, अपनी माँ के बारे में या अपने बालों के बारे में? फ्लिन ने उल्टा सवाल किया। रिपुंजल ने भी आगे से कोई जवाब ना दिया। इस वक्त भी उसका दोस्त पास्कल गिरगिट उसके साथ उसके कंधे पर सवार था और उसका फ्राइंग पैन भी उसके हाथ में था। या फिर उस मेंढक के बारे में पूछूं? मेंढक नहीं, गिरगिट, रिपुंजल बोली। वही वही, चलो छोड़ो, ये बताओ कि अगर तुम्हें वो कंदीलें देखने का इतना ही शौक है, तो आज से पहले तुमने उन्हें देखने की कोशिश क्यों नहीं की? रिपुंजल अभी इस बात का जवाब देने ही वाली थी कि सुरंग में पत्थरों की जुम्बिश होने लगी। असल में शाही मुहाफिज फ्लिन का पीछा करते सुरंग में दाखिल हो गए थे। वो घोड़ों पर सवार थे, जिनके दौड़ने से सुरंग लर्ज उठी थी। ये रास्ता दरअसल उस घोड़े ने ढूंढा था जिसे फ्लिन ने शाही सिपाही से छीना था और जो उसके साथ ही खाई में गिरा था। वो खुद भी फ्लिन को ढूंढ रहा था और जैसे किसी कुत्ते की तरह ज़मीन पर सूंघकर फ्लिन की तलाश कर रहा था। उसी ने खुफिया तहखाने का रास्ता ढूंढकर सिपाहियों को फ्लिन के पीछे लगाया था। सिपाहियों को देखते ही फ्लिन और रिपुंजल ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दौड़ लगा दी। जाहिर है उनकी और घोड़ों की रफ्तार में फ़र्क था। वो जल्द ही उनके सर पर आ पहुंचे। ये दोनों सुरंग में एक तरफ मुड़ गए, जहाँ से सुरंग तंग हो गई थी। वहाँ घोड़े दाखिल ना हो सकते थे, मगर सुरंग का ये हिस्सा इंतहाई घुटन वाला और अंधेरा था। ऊपर से घोड़ों के भागने की धमक से सुरंग के एक तरफ चिन्ह पत्थर गिरना शुरू हो गए थे, जिससे दूसरी तरफ मौजूद चश्मे का पानी सुरंग में भरने लगा। अंधेरा, घुटन और सुरंग में उतरता पानी, दोनों सख्त परेशान हो गए। फ्लिन ने दीवार के पत्थर हटाने की कोशिश की, मगर अंधेरे के बायस उसे कुछ दिखाई न दे रहा था। न जाने कहाँ से उसके हाथ पर चोट भी लग गई थी। उसकी हिम्मत कम पड़ने लगी और वो निढाल होने लगा। उसकी हालत देखकर रिपुंजल परेशान हो गई और बोली, ये सब मुसीबत तुम पर मेरी वजह से आई है। मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए थी और मीनार से नहीं निकलना चाहिए था। फ्लिन एक बहादुर नौजवान था। उसने रिपुंजल की तवज्जो हटाने के लिए उससे बातें शुरू कर दी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं जो मैंने इससे पहले किसी को नहीं बताई। हाँ बोलो, रिपुंजल ने कहा। मेरा नाम फ्लिन नहीं, यूजीन है, और मेरे बाल जादुई हैं जो चमकने लगते हैं जब मैं गाना गाती हूँ। रिपुंजल भी जोश से बोली। क्या जादुई बाल? दोनों उछल पड़े। रिपुंजल को समझ आ गई थी कि उसने क्या करना है। वो गाना गाने लगी और फिर फ्लिन ने देखा कि उसके बाल सोने की तरह चमकने लगे, जिससे सुरंग में हासी रोशनी फैल गई। फ्लिन ने रोशनी होते ही हिम्मत की और अपने पीछे वाली दीवार तोड़ने की कोशिश की। छोटे बड़े पत्थरों वाली दीवार में से एक एक करके पत्थर निकलने लगे और अच्छा भला शुगाफ बन गया, जिसमें से ये दोनों बाहर निकल गए।
ادھر جادوگرنی کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ وہ لوگ ایک سرائے میں گئے تھے اور اب وہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ وہ ایک پہاڑی کے پیچھے چاقو لیے کھڑی تھی جب اس نے دو آدمیوں کو دیکھا جو تاج کے لالچ میں رپنزل اور فلین کا پیچھا کرنا چاہ رہے تھے۔ جادوگرنی نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور تاج والا بیگ ان کی طرف پھینک دیا۔ وہ دونوں خوش ہو گئے تو جادوگرنی بولی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے سے ہی مطمئن ہو جاؤ گے۔ میں تو تمہیں ہزاروں تاجوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز دینا چاہتی تھی، مگر تمہیں نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے؟ دونوں نے بے صبری سے پوچھا۔ اس پر جادوگرنی نے فلن کی تصویر انہیں دکھائی اور بولی، یہ تو اس سے بدلہ لینے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ فلن کی تصویر دیکھ کر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سوچ میں پڑ گئے۔ رپنزل اور فلن جب پانی سے باہر نکلے تو ان کا برا حال تھا۔ دونوں زمین پر لیٹ کر گہری سانسیں لینے لگے۔ رپنزل نے شکر ادا کیا کہ ان کی جان بچ گئی، جبکہ فلن حیران تھا اور مسلسل کہے جا رہا تھا کہ اس کے بال چمکتے کیوں ہیں۔ اس پر رپنزل نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ صرف چمکتے نہیں بلکہ باقی جملہ اس نے جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دیا۔ رپنزل نے اپنے بال فلن کے زخمی ہاتھ کے گرد لپیٹے اور باقی بچے ہوئے بال خود بخود ہی ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت رات ہو رہی تھی۔ رپنزل بولی، اب زخمی کے ہاتھ کے زخم ٹھیک ہونے کا وقت ہے۔ سنہری بالوں اپنا جادو دکھاؤ۔ فلن حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال اب تیزی سے چمکنے لگے تھے، بالکل سونے کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ پھر رپنزل نے فلن کو بال ہاتھ سے ہٹانے کا کہا۔ فلن نے جیسے ہی بال اپنے ہاتھ پر سے کھولے، اس کی حیرت اور بڑھ گئی۔ اس کے ہاتھ کا زخم بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ بولا، پتہ نہیں، لیکن یہ شروع سے ہی ہے۔ میرے یہ جادوئی بال کسی خزانے سے کم نہیں۔ ایک دفعہ اگر ان بالوں کو کاٹ دیا جائے تو ان کا جادو ختم ہو جائے گا۔ ایسا خزانہ تو بچا کر رکھنا چاہیے نا، اسی لیے میں ان کا اتنا دھیان رکھتی ہوں، اور اسی لیے ماں نے مجھے مینار سے کبھی باہر نہیں جانے دیا تاکہ کوئی میرے بالوں کو نقصان نہ پہنچا دے، رپنزل نے بتایا۔ تم کبھی مینار سے باہر نہیں گئی؟ فلن نے حیرت سے سوال کیا۔ پھر بھی واپس جانا چاہتی ہو؟ پتہ نہیں، یہ بہت مشکل سوال ہے۔ رپنزل نے یہ کہتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ پھر وہ بولی، آپ کچھ یوجین فٹز ہربرٹ کے بارے میں بتاؤ۔ یہ فلن کا اصلی نام تھا۔ فلن بولا، یوجین ایک یتیم تھا جس کے بارے میں بتا کر میں تمہیں اداس نہیں کرنا چاہتا۔ تمہارا موڈ خراب ہو جائے گا۔ میرے پاس ایک کتاب تھی جو میں ہر وقت بچوں کو پڑھ کر سناتا تھا۔ اس میں ایک رائٹر تھا جس کے پاس بہت پیسہ تھا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ سب سے اچھا راستہ پیسہ کمانے کا چوری ہی ہے، مگر تم اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ اچھا، اب میں جاتا ہوں اور کچھ لکڑیاں لاتا ہوں تاکہ آگ کا جو الاؤ میں نے جلا رکھا ہے وہ بجھ نہ جائے۔ یہ کہہ کر فلن لکڑیاں کاٹنے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اچانک پیچھے سے آواز سنائی دی کہ وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ رپنزل نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے جادوگرنی کو کھڑے پایا۔ وہ گھبرا گئی اور بولی، آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا ماں؟